स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। हिस्ट्री ऑफ यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन। वेलकम टू स्टडी IQ। मेरा नाम है आदेश सिंह। दोस्तों, सेकेंड वर्ल्ड वॉर अपने साथ ऐसा डिस्ट्रक्शन, डेविस्टेशन और लॉस ऑफ लाइफ लेकर आया जैसा पहले कभी नहीं देखा गया था। दुनिया ने बड़े बड़े युद्ध तो पहले भी कई देखे थे, लेकिन सेकेंड वर्ल्ड वॉर में साइंटिफिक और टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट का पूरा यूटिलाइजेशन किया गया था और बहुत से वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन को इसमें यूज किया गया था, जिससे डेविस्टेशन का मैग्नीट्यूड पहले से बहुत ज्यादा था। लगभग 40 मिलियन लोग मारे गए थे और 21 मिलियन लोग बेघर हो गए थे। वर्ल्ड को एक बार फिर से पीस की तलाश थी जो डिस्ट्रक्शन को रोक सके, जैसा कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद लीग ऑफ नेशंस ने कोशिश की थी लेकिन सफल नहीं रहा था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय तो पीस प्रिजर्व करना और वॉर को रोकने का मैकेनिज्म डेवलप करना और ज्यादा जरूरी हो जाता है। यही पीस की जरूरत यूनाइटेड नेशंस यानी यूएन की फॉर्मेशन में रिजल्ट करती है, और ये फॉर्मेशन एक रेवोल्यूशनरी प्रोसेस था जो वॉर के बीच ही शुरू हो जाता है और वॉर एंड होने के तुरंत बाद मैच्योर होता है। आज हम यूनाइटेड नेशंस के इसी एवोल्यूशन की डिटेल में बात करने जा रहे हैं। यूएन एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जिसका ऑब्जेक्टिव वर्ल्ड वॉर II के बाद इंटरनेशनल पीस को एस्टैब्लिश करना और ह्यूमन राइट्स को रीअफर्म करना रहा है। 24 अक्टूबर 1945 को एस्टैब्लिश किए गए इस ऑर्गेनाइजेशन की हिस्ट्री और सिग्निफिकेंस को समझने से पहले हमें 19th सेंचुरी यूरोप के साथ साथ लीग ऑफ नेशंस की हिस्ट्री को भी समझना होगा। तो आइए शुरू करते हैं। लीग ऑफ नेशंस एंड वर्ल्ड वॉर। दोस्तों, अगर 19th सेंचुरी यूरोप को समझना हो तो इसको 4 वर्ड्स से समझा जा सकता है: मिलिटरिज्म, अलायंसेस, इंपीरियलिज्म और नेशनलिज्म। यूरोपियन पावर्स के लिए लेट 19th सेंचुरी मिलिट्री कंपटीशन का एरा था और नेशंस लगातार एक स्ट्रांग मिलिट्री की कोशिश में थे, चाहे फिर वो जर्मनी हो या ब्रिटेन। साथ ही वॉर इज गुड फॉर नेशंस के प्रेवलेंट बिलीफ ने भी मिलिटरिज्म को प्रमोट किया, जिसकी वजह से 1870 से 1914 के बीच मिलिट्री अलायंसेस की हाइटेंड डिमांड दिखी। 1914 आते आते 2 इफेक्टिव मिलिट्री कैंप्स एस्टैब्लिश हो गए थे, एक ट्रिपल एंटेंट और दूसरा ट्रिपल अलायंस। इसके अलावा यूरोप में बढ़ते पॉलिटिकल टेंशन का दूसरा पावरफुल सोर्स था नेशनलिज्म। नेशनलिज्म को मिलिटरिज्म से टाई करके देखा जाने लगा, जिसके चलते नेशनलिज्म ने नए एरिया ऑफ इंटरेस्ट जेनरेट किए जिस पर नेशंस एक दूसरे से कंपीट करने लगे। यूरोपियन पावर्स के बढ़ते इसी मिलिटरिज्म और पॉलिटिकल इंटरेस्ट के कॉन्फ्लिक्ट की वजह से 1914 में वर्ल्ड वॉर I की शुरुआत हुई। ये वॉर बेसिकली ट्रिपल अलायंस वर्सेस एलाइड पावर के बीच में देखा गया। ट्रिपल अलायंस बेसिकली जर्मनी, ऑस्ट्रिया और इटली से रिलेटेड था, तो वहीं एलाइड पावर्स में ब्रिटेन, फ्रांस और रशिया जैसे नेशंस थे, जिनको बाद में यूएस ने भी ज्वाइन किया। यहां ध्यान रखने वाली बात यह है कि ट्रिपल अलायंस का पार्ट होते हुए भी इटली वॉर में उनकी तरफ से फाइट नहीं करता। इस वॉर को ऑटोक्रेटिक नेशंस वर्सेस डेमोक्रेटिक नेशंस के बीच की वॉर की तरह पोर्ट्रे किया जाता है। बात करें अगर लीग ऑफ नेशंस की, तो 1918 में वर्ल्ड वॉर I को रोकने के लिए और पीस एस्टैब्लिश करने के लिए जर्मनी ने आर्मिस्टिस ट्रीटी को साइन किया, जिसके बाद 1919 में यूएस प्रेसिडेंट वुड्रो विल्सन ने अपकमिंग जेनरेशंस में वॉर जैसी सिचुएशन को अवॉइड करने के लिए फेमस विल्सन 14 पॉइंट्स को प्रपोज किया, जिसका 14th पॉइंट था कि वॉर को रोकने के लिए एक स्ट्रांग इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए। और इसके बाद 1919 में पेरिस पीस कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज किया गया और जून 1919 के ट्रीटी ऑफ वर्साई के साथ साथ और भी एग्रीमेंट्स किए गए। इसी के तहत लीग ऑफ नेशंस के कंप्लीट फ्रेमवर्क को भी 1920 तक तैयार कर लिया गया। इसका हेडक्वार्टर्स जिनीवा में एस्टैब्लिश किया गया, जिसकी वजह थी स्विट्जरलैंड का वॉर को लेकर न्यूट्रल अप्रोच। लीग ऑफ नेशंस के काउंसिल में 4 परमानेंट मेंबर्स थे: इटली, फ्रांस, जापान और यूके। साथ ही यह भी प्रोविजन बनाया गया कि हर 3 साल के लिए 4 कंट्रीज टेम्पररी मेंबर्स होंगी। हालांकि इंटरेस्टिंग बात यह भी थी कि जिस अमेरिका ने लीग ऑफ नेशंस के कॉन्सेप्ट को प्रपोज किया था, उसी अमेरिका ने इस लीग को ज्वाइन नहीं किया, जिसका प्राइम रीजन था सेनेट की परमिशन का ना मिलना, क्योंकि वुड्रो विल्सन डेमोक्रेटिक पार्टी से प्रेसिडेंट बने थे और सेनेट में मेजॉरिटी रिपब्लिकन पार्टी की थी। दोस्तों, लीग ऑफ नेशंस का प्राइम पर्पस था
किसी भी तरह के आर्म्ड एजिटेशन को रोकना, पब्लिक हेल्थ पर फोकस करना और लेबर वेलफेयर के साथ साथ रेफ्यूजी वेलफेयर पर ध्यान देना। हालांकि एक वेल ऑर्गेनाइज्ड सेटअप के बाद भी लीग ऑफ नेशंस अपने ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल करने में फेल रहा। आइए इसके पीछे के कारणों को समझते हैं। हाउ लीग ऑफ नेशंस फेल्ड। गौर करने वाली बात यह है कि लीग के फॉर्मेशन के टाइम भले ही 42 फाउंडिंग मेंबर्स रहे हों, लेकिन आने वाले ईयर्स में 16 मेंबर्स ने अपनी मेंबरशिप विथड्रॉ कर ली थी। 1933 में हिटलर के ऑटोक्रेटिक रूल वाले जर्मनी ने लीग से विथड्रॉ किया। साथ ही 1935 में हिटलर ने लीग ऑफ नेशंस और ट्रीटी ऑफ वर्साय को पब्लिकली डिनाउंस किया और अपनी आर्मी का आर्मामेंट शुरू कर दिया। लीग ऑफ नेशंस के फेलियर के सबसे बड़े रीजंस में रशिया जैसे बड़े नेशंस का लेट ज्वाइन करना भी है। रशिया ने लीग ऑफ नेशंस को 1934 के सितंबर मंथ में ज्वाइन किया। कमजोर पड़ते लीग ऑफ नेशंस के लिए बड़ा झटका तब लगा जब उसकी डिसआर्मामेंट कमीशन 1936 में राइनलैंड पर जर्मन इन्वेजन को रोकने में फेल हुई। साथ ही 1937 में इटली ने भी अपनी मेंबरशिप विथड्रॉ कर ली। उसके बाद 1939 में फिनलैंड के अगेंस्ट आर्म्ड एग्रेशन के चलते रशिया को भी दिसंबर 1939 में लीग ऑफ नेशंस से एक्सपेल कर दिया गया। इस तरह एक के बाद एक बड़े और पावरफुल नेशंस के लगातार बाहर होने से ऑर्गेनाइजेशन वीक होता जा रहा था और इन्हीं इवेंट्स के साथ लीग ऑफ नेशंस वर्ल्ड वॉर 2 को भी रोकने में अनसक्सेसफुल रहा। दोस्तों, लीग ऑफ नेशंस के फेलियर और वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान हुए डेवास्टेशन के साथ ह्यूमैनिटी ने यह रियलाइज कर लिया था कि वर्ल्ड वॉर 3 को अफोर्ड नहीं किया जा सकता, जिसकी वजह से एक ऐसे ऑर्गेनाइजेशन को फ्रेम करने की जरूरत पड़ी जो कि इंटरनेशनल कोऑपरेशन को बढ़ाने और वर्ल्ड वॉर 3 जैसी सिचुएशन को अवॉइड करने में हेल्पफुल हो सके। इसी सोच के साथ यूएन के एवोल्यूशन की शुरुआत हुई, एवोल्यूशन ऑफ यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, यूएनओ। दोस्तों, वर्ल्ड वॉर 2 की शुरुआत होती है 1 सितंबर 1939 को और इसमें लगभग 7.2 करोड़ लोगों ने अपनी जान गंवा दी थी। वर्ल्ड लीडर्स को यह एहसास हो चुका था कि इस डिस्ट्रक्शन को रोकना और फ्यूचर में इसे अवॉइड करने का एक मैकेनिज्म तैयार करना बहुत जरूरी है और इसी कोऑपरेशन की नेसेसिटी ने यूनाइटेड नेशंस को जन्म दिया, जो फाइनली 24 अक्टूबर 1945 को यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन के नाम से इमर्ज हुआ। अगर बात करें इसकी हिस्ट्री की तो यूनाइटेड नेशंस की शुरुआत एक नहीं बल्कि कई जियोपॉलिटिकल और स्ट्रेटेजिक इवेंट्स के चलते हुई। इसकी फॉर्मेशन की जर्नी वर्ल्ड वॉर 2 के साथ साथ ही प्रोग्रेस करती रही, जिसकी शुरुआत होती है जून 1941 की लंदन डिक्लेरेशन के साथ, जिसे हम सेंट जेम्स पैलेस डिक्लेरेशन के नाम से भी जानते हैं। दरअसल वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान लंदन में 9 नेशंस की एग्जाइल्ड गवर्नमेंट एस्टैब्लिश थी और यही 9 नेशंस मिलकर एक डिक्लेरेशन पास करते हैं जिसे कहा जाता है लंदन डिक्लेरेशन, जिसके तहत सारे नेशंस एक साथ रिजॉल्व करते हैं कि वॉर एंड होनी चाहिए और ग्लोबल पीस के लिए एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बनना चाहिए। लंदन डिक्लेरेशन से यह मैसेज साफ हो जाता है कि इंटरनेशनल कम्युनिटी एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के एस्टैब्लिशमेंट के लिए तैयार है। हालांकि यह जर्नी इतनी स्मूथ नहीं होने वाली थी और कई प्लानिंग डिफरेंसेस को अलग अलग कॉन्फ्रेंसेस के थ्रू सॉल्व करते हुए इस ऑर्गेनाइजेशन का एवोल्यूशन हुआ। इसमें सबसे पहले बात करते हैं अगस्त 1941 के अटलांटिक चार्टर की। ये कोई ट्रीटी या रेजोल्यूशन नहीं था, बल्कि इस चार्टर में यूएस प्रेसिडेंट रूजवेल्ट और ब्रिटिश पीएम विंस्टन चर्चिल ने एक साथ डिक्लेरेशन किया। इस डिक्लेरेशन में दोनों नेशंस ने एक्सिस पावर के सामने एक स्ट्रॉन्ग फ्रंट बनाने और साथ ही एक पोस्ट वॉर ऑर्गेनाइजेशन को एस्टैब्लिश करने का रेजोल्यूशन लिया। इसमें फ्यूचर वर्ल्ड के लिए कुछ कॉमन प्रिंसिपल्स को भी डिक्लेयर किया गया था। उदाहरण के तौर पर चार्टर में कहा गया था कि भविष्य में बिना लोगों की सहमति के कोई भी टेरिटोरियल चेंजेस नहीं किए जाएंगे। साथ ही कोई भी देश अग्रेशन की पॉलिसी को फॉलो नहीं कर सकेगा। इसके अलावा यह भी कहा गया कि सभी लोगों को अपनी खुद की गवर्नमेंट चूज और फॉर्म करने का पूरा अधिकार रहेगा। चार्टर यह भी डिक्लेयर करता है कि नाजी जर्मनी और फैशिस्ट इटली की डिफीट के बाद सभी स्टेट्स फ्रीडम एंजॉय कर सकेंगे। साथ ही सी रूट्स किसी एक देश की मोनोपोली नहीं रहेंगे और लेबरर्स की इकोनॉमिक कंडीशन को इंप्रूव किया जाएगा। हालांकि जिस इवेंट ने यूएन को एक ऑफिशियल या फिजिकल फ्रेमवर्क देना शुरू किया वो था 1942 का डिक्लेरेशन बाय यूनाइटेड नेशंस। दोस्तों, ये 1942 का डिक्लेरेशन बाय यूनाइटेड नेशंस ही था जिसमें यूनाइटेड नेशंस के टर्म का फर्स्ट ऑफिशियल यूज किया गया। इंटरेस्टिंग बात यह है कि यह टर्म यूएस प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने प्रपोज किया था
हालांकि गौर करने की बात है कि इस इंस्टीट्यूशन का स्ट्रक्चरल वर्क अभी पूरा नहीं हुआ था। इसे समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। जैसा कि आप सब जानते हैं, 1942 तक अमेरिका वर्ल्ड वॉर 2 में शामिल नहीं होता है। जब जापान ने अमेरिका के पर्ल हार्बर पर अटैक किया, तब जाकर वर्ल्ड वॉर 2 में यूएस की एंट्री हुई। अमेरिका की एंट्री होने से एक ग्रैंड अलायंस बनता है 26 नेशंस का, और इन्हीं 26 नेशंस के ग्रैंड अलायंस को नाम दिया जाता है यूनाइटेड नेशंस का। ये सभी प्लेज करते हैं कि अपने कॉमन एनिमी को हराने के लिए एक दूसरे के साथ पूरा कोऑपरेट करेंगे। साथ ही एक्सिस पावर्स के साथ कोई भी सेपरेट टॉक्स या पीस ट्रीटी साइन नहीं करेंगे। हालांकि 1942 से मिले क्लियर विजन और समहाउ टेम्पररी स्ट्रक्चर के बाद भी यूनाइटेड नेशंस एग्जिस्टेंस में आने से बहुत दूर था, और अभी भी नेचर एंड प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जैसे डिसाइसिव एस्पेक्ट्स पर फैसला लेना बाकी था। इसी टारगेट को अचीव करने के लिए अक्टूबर 1943 में मॉस्को कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज किया गया। इस कॉन्फ्रेंस में यूएसए, यूके और यूएसएसआर के फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग होती है। लेकिन इस मीटिंग में प्रिंसिपल्स और बेसिस ऑफ फॉर्मेशन के अलावा कोई और सिग्निफिकेंट रिजल्ट देखने को नहीं मिलता। इसके बाद दिसंबर 1943 में ही यूएस प्रेसिडेंट रूजवेल्ट, यूएसएसआर लीडर स्टालिन और ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर चर्चिल तेहरान में मिलते हैं, जो कि प्रेजेंट डे ईरान का पार्ट है। इस मीटिंग में ये तीनों लीडर एक्सिस पावर को हराने को लेकर कलेक्टिव डिस्कशंस करते हैं, यानी नाजी जर्मनी के अगेंस्ट एक सेकेंड फ्रंट को ओपन करने का वेस्टर्न अलायंस का कमिटमेंट इस कॉन्फ्रेंस का मेन आउटकम रहा। दोस्तों, यूनाइटेड नेशन को बनाने को लेकर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्फ्रेंस होती है, उसका नाम था डम्बार्टन ओक्स कॉन्फ्रेंस। अगर डम्बार्टन ओक्स की ज्योग्राफी की बात करें तो ये यूएसए के वॉशिंगटन डीसी में है। डम्बार्टन ओक्स में होने वाले इस कॉन्फ्रेंस को ही यूएन के फॉर्मेशन का सबसे सीरियस स्टेप माना जाता है, क्योंकि ये वही कॉन्फ्रेंस था जिसमें यूनाइटेड नेशंस को एस्टैब्लिश करने और इवॉल्व करने में हेल्प करने वाले प्रिंसिपल्स को ले डाउन किया गया था। और फाइनली एक प्रपोजल तैयार किया जाता है एक वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन को स्ट्रक्चर करने के लिए, जिसके बाद ये प्रपोजल ग्रैंड अलायंस के सभी 26 नेशंस को भेजा जाता है, जिससे कि एक कलेक्टिव व्यू पॉइंट को जेनरेट किया जा सके और बाकी नेशंस के व्यूज को भी कंसिडर किया जा सके। दोस्तों, वर्ल्ड वॉर के रेवेजियस एटमॉस्फेयर में पीस को लेकर चल रही इस इनिशिएटिव को अब एग्जिस्टेंस में आते देखा जाने लगा था। और फाइनली यूनाइटेड नेशंस चार्टर का प्रोसेस डम्बार्टन ओक्स कॉन्फ्रेंस के साथ स्टार्ट हो जाता है, और डम्बार्टन ओक्स कॉन्फ्रेंस के बाद बचे हुए कुछ इश्यूज को फरवरी 1945 के याल्टा कॉन्फ्रेंस में रिजॉल्व किया जाता है। डम्बार्टन कॉन्फ्रेंस में स्ट्रक्चर, फंक्शंस, ऑर्गन्स और प्रिंसिपल्स को लेकर डिसीजंस तो ले लिए जाते हैं। हालांकि सिक्योरिटी काउंसिल के वोटिंग प्रोसीजर को लेकर सहमति नहीं बन पाती है। इसी के लिए याल्टा कॉन्फ्रेंस को ऑर्गेनाइज किया जाता है, और फाइनली इस कॉन्फ्रेंस में वोटिंग प्रोसीजर भी स्टैब्लिश हो जाता है। दोस्तों, वोटिंग प्रोसीजर को डिसाइड किया जाना एक सिग्निफिकेंट इवेंट था, क्योंकि फाइनली वोटिंग प्रोसीजर को एस्टैब्लिश होने के साथ ही यूनाइटेड नेशंस का चार्टर पूरी तरह से बनकर तैयार हो जाता है, जिसके चलते यूनाइटेड नेशंस अपने डेवलपमेंट के फाइनल स्टेज में पहुंच जाता है। याल्टा कॉन्फ्रेंस के बाद उसी साल जुलाई 1945 में सैन फ्रांसिस्को में 50 नेशंस को इनवाइट किया जाता है, और इन 50 नेशंस में से 49 नेशंस अपने रिप्रेजेंटेटिव भेजते हैं। रिप्रेजेंटेटिव ना भेजने वाला एकमात्र देश था पोलैंड। पोलैंड की एब्सेंस का रीजन वहां पर एक रिकॉग्नाइजेबल गवर्नमेंट का ना होना था। सैन फ्रांसिस्को कॉन्फ्रेंस में यूनाइटेड नेशंस के चार्टर पर वोटिंग होती है। इस पूरी जर्नी को फाइनल फ्रेम तब मिलता है जब पोलैंड में एक रिकॉग्नाइजेबल गवर्नमेंट बन जाती है, और पोलैंड के सिग्नेचर के साथ ही 24 अक्टूबर 1945 को यूनाइटेड नेशंस का एस्टैब्लिशमेंट होता है, यानी ग्लोबल पीस को लेकर एक बड़े ग्लोबल एफर्ट का रिजल्ट तैयार हो जाता है। We, the heads of state and government representing the peoples of the world, have gathered on September the 21st, 2020 to commemorate the 75th anniversary of the United Nations. दोस्तों, यूएन की इस ऑफिशियल स्टेटमेंट को सुनकर इस ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेसफुल जर्नी को समझा जा सकता है। यूनाइटेड नेशंस के फॉर्म में पूरे वर्ल्ड ने हेल्थ केयर, रेफ्यूजी वेलफेयर, साइंस एंड टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट को लेकर बड़े इनिशिएटिव्स देखे। साथ ही दुनिया ने स्टेबिलिटी देखी और ह्यूमन राइट्स को लेकर रिस्पेक्ट बढ़ी। हालांकि कई बार यूनाइटेड नेशंस पीस और सिक्योरिटी के इश्यूज पर डिसीजंस लेने में फेल रहा, जिसका एक फैक्टर परमानेंट मेंबर्स की वीटो पावर का होना भी है, जो कई बार बायस्ड वोटिंग के लिए ब्लेम किए जाते रहे हैं।
साथ ही पावरफुल नेशंस के पॉलिटिकल डोमिनेंस और सोशल सुप्रीमेसी की ग्रीड के चलते यूनाइटेड नेशंस के एफर्ट्स को इग्नोर किया जाता रहा है, जो इसके रेलेवेंस पर कई बार सवाल खड़े करता है। लेकिन इस सब के बावजूद यूएन की इंपॉर्टेंस को कम नहीं समझा जा सकता। लार्जली पीसफुल ग्लोबल वर्ल्ड ऑर्डर को मेंटेन करने में यूएन ने एक अहम भूमिका निभाई है। अगर यूनाइटेड नेशंस के रेलेवेंस को बनाए रखना है तो सभी नेशंस द्वारा यूएन के वर्ल्ड गार्डियन के रोल को रिस्पेक्ट देना जरूरी हो जाता है। खासकर आज बढ़ते हुए ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट्स के दौर में वर्ल्ड पीस को बनाए रखने में यूएन का एक बड़ा रोल हो सकता है। जरूरत है तो बस दुनिया के देशों द्वारा इस ऑर्गेनाइजेशन में अपना फेथ शो करने की। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।